वेलकम टू बेंजीन। केमिकल इक्विलिब्रियम में लेक्चर 3 में हमने बोला क्या है, इक्विलिब्रियम में 3 मोल ऑक्सीजन कन्वर्ट होगा 2 मोल ओजोन। अबव रिएक्शन में केसी का वैल्यू दिया हुआ है और दिया हुआ क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी हमको निकालना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 एट इक्विलिब्रियम। अभी देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है, ओजोन O3, इसको कोफिशिएंट कितना है, 2, तो वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई O2 रिएक्टेंट, उसका कोफिशिएंट 3 है, ये भी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी केसी का वैल्यू दिया हुआ है, केसी, अच्छा O3 का वैल्यू हमको निकालना है। तो और O3 स्क्वायर इक्वल टू केसी इंटू O2 क्यूब। ओके, अभी ओनली O3 होगा क्या, ओनली O3, इसका रूट हो जाएगा, तो के सी इंटू O2 क्यूब। केसी का वैल्यू यहाँ पे डालना पड़ेगा। केसी का वैल्यू कितना है, 3.0 इंटू 10⁻⁻59। ये वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, देखो, तो O3 का वैल्यू निकालना है मोलरिटी में, तो केसी का वैल्यू कितना है, तो रूट के अंदर 3.0 इंटू 10⁻⁻59। ठीक है, अभी देखो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.40, 0.040। ठीक है, ये हो गया। अब इसका ओनली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो, अभी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, देखो, तो ये हो गया 3। ठीक है, ये हो गया 3, ये 10⁻⁻59। अच्छा, इसका क्या करेंगे, इसको 0.40 को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, पॉइंट को जब यहां से लेफ्ट से राइट में जब जाएगा तो इसके साथ 10⁻⁻ मल्टीप्लाई होगा। तो अल्टीमेटली जब ये पॉइंट यहां से, तो यहां से ये पॉइंट यहां से जाता है तो 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई होगा। ये पॉइंट अभी यहां से यहां जाएगा तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब 4 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, अभी इसका क्या हो गया, इसका क्यूब, इसका क्यूब। ठीक है, तो क्यूब से बाहर को निकालेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। तो आ गया कितना, रूट के अंदर 3 इंटू 64। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 10⁻⁻59। रूट से बाहर निकालोगे तो कितना होगा, 10⁻⁻2 इंटू 3 हो गया 10⁻⁻6। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करेंगे, देखो, सो 3 इंटू 64 हो गया। अभी 64 को 6.4 करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻⁻5 आएगा। तो हमने क्या किया, 64 को 6.4 कर दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। तो 10⁻⁻59 इंटू 10⁻, ये 5 हो गया। अभी 3 इंटू 6.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 19.2। और यहाँ पे 10⁻⁻59 से साथ इसके साथ ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 10⁻64। अभी इसको रूट से निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा, 4.38, क्योंकि 19 को जब रूट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू 4 का नजदीक आएगा, तो इसका वैल्यू 4.38। और 10⁻64 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो कितना है, तो इसका हाफ हो जाएगा, 10⁻32 मोलर। तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन 2 के साथ मैच कर रहा है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो एक रिएक्शन है जहां पे वॉल्यूम है 1 लीटर कैपेसिटी कंटेनर का, टेम्परेचर है 300 केल्विन, जहां पे A+B रिएक्शन करेगा, C+D प्रोडक्ट होगा। इफ 1 मोल ईच ऑफ A एंड B प्रेजेंट इनिशियली, इनिशियली
एंड एन इक्विलिब्रियम क्या होता है, 0.7 मोल ऑफ सी इज फॉर्म, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से शुरू करेंगे, ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी, ठीक है। अभी देखो इनिशियल मतलब क्या होता है, इनिशियल मतलब टाइम, इनिशियल मतलब टाइम टी इज इक्वल टू 0। तो इनिशियली यहाँ पे दिया हुआ है का, मोल ऑफ ए इज 1, मोल ऑफ बी इज 1, तब प्रोडक्ट सी और डी फॉर्म नहीं हुआ, इसीलिए हमने हाइफेन दे दिया। अभी इक्विलिब्रियम में क्या होता है, टी टाइम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन जितना डिक्रीज करेगा, सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन उतना इंक्रीज करेगा। सो 1 मोल के लिए कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है एक्स, बी के लिए भी सेम ही होगा, 1 मोल के लिए कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है एक्स, तो रेसिडुअल पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज 1 - x, 1 - x। अभी ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन उतना इंक्रीज करेगा, तो 1 मोल के लिए सी का कॉन्सेंट्रेशन एक्स इंक्रीज करेगा, डी का कॉन्सेंट्रेशन भी एक्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। अभी प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, देखो प्रॉब्लम में यहाँ पे दिया हुआ है क्या, जो सी रेसिडुअल, सी कितना फॉर्म हुआ है, 0.7 मोल सी फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 0.7। तो एक्स अभी 0.7 होगा, तो 1 - x कितना होगा इक्विलिब्रियम में, तो 1 - 0.7 मतलब 0.3, ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन भी वही होगा, तो 1 - x कितना मिल रहा है हमको, 1 - x मिल रहा है 0.3। अभी इसका वैल्यू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में डाल देंगे, तो के सी इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, सी का कॉन्सेंट्रेशन 0.7, डी का कॉन्सेंट्रेशन 0.7, ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.3, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.3, ठीक है। अभी इसके पॉइंट्स को कैंसिल करोगे तो नीचे कितना आएगा, 10 × 10, ये पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 10 10, तो ये सब कट जाएगा। ऊपर में क्या है, 7 × 7 49, नीचे क्या है, 3 × 3 9, तो 49/9 कितना होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा हमारा, रात में कैलकुलेशन करके 9 49, तो 5 9 × 45, यहाँ पे 4 आएगा, पॉइंट से 0 लेंगे, तो यहाँ पे भी 4 9 × 36, फिर से 40 आएगा, तो फिर से 5.44, तो रिजल्टेंट वैल्यू कितना आएगा, 5.44, जो ऑप्शन ए 4 के साथ मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 4, ठीक है। इसको जल्दी से लिख लो, नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। अभी जो न्यूमेरिकल आ रहा है सभी होमवर्क है, द वैल्यू ऑफ के सी इज 64 एट 800 केल्विन। इसको वेडनेसडे को मेरे के पास दिखाना पड़ेगा, वेडनेसडे के अंदर 400 केल्विन फॉर द रिएक्शन N2 gas plus 3H2 gas reversible 2NH3 gas, full stop. The value of Kc for the reaction, for the following reaction is, what is the following reaction, NH3 gas reversible half N2 gas plus 3Y2 H2 gas। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है 1/64, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 1/8 एंड ऑप्शन डी है कितना, 64, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये तुम लोगों का टास्क है, क्वेश्चन नंबर 13, Fe2n
solid plus 3/H2 gas reversible 2Fe solid plus NH3 gas. ओके, इस रिएक्शन का रिलेशन तुमको निकालना है अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज करेक्ट। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, के पी के सी इज इक्वल टू के पी आर टी। ऑप्शन बी के सी इज इक्वल टू ऐसे दिया हुआ है, के पी ऐसे दिया हुआ है आर टी टू द पावर माइनस हाफ। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के पी आर टी टू द पावर हाफ। ऑप्शन डी के सी इज इक्वल टू के पी आर टी। तो के सी इज इक्वल टू के पी नॉट, के सी इज इक्वल टू के पी नॉट आर टी टू दी पावर हाफ। ये चार ऑप्शन है, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, वो भी तुम्हारा टास्क होगा। पहला वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ, 12 वाला प्रॉब्लम मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको कॉपी कर लो। इसके बाद 14 वाला प्रॉब्लम आएगा, क्वेश्चन नंबर 14। पूरा बोर्ड को मैं कवर कर देता हूँ। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 में क्या है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी फॉर a reversible B is A reversible B plus C is K equilibrium to the power capital Roman 1 and that of B plus C reversible P is K equilibrium capital Roman 2. The equilibrium constant for a reversible P is option A K eq 1 divided by K eq capital Roman 2. Option B K eq 2 divided by K eq 1. Option C K eq 1 plus K eq 2. Option D K eq 1 multiplied with K eq 2। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको जल्दी से कॉपी कर लो। नेक्स्ट टॉपिक आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा देखो। तो इसके बाद भी और कुछ होमवर्क भी आएगा इस टॉपिक के बाद। और तो 14 प्रॉब्लम, 4 प्रॉब्लम तुम्हारा टास्क हो गया। अभी आएंगे क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या चीज है। तो पहले इसको डिफाइन करेंगे। तो लिखेंगे क्या, इट इज द फ्रैक्शन, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ अ मोल, मोल ऑफ reactant that underwent dissociation। मतलब इसका मतलब क्या हो गया,
द फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन डिसोसिएशन। अंडरवेट मीन पार्टिसिपेट। डिसोसिएशन में कितना मोल फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मोल, जो जितना मोल दिया हुआ है उसका कितना फ्रैक्शन रिएक्टेंट का डिसोसिएशन में गया है, उसको हम मोल फ्रैक्शन कहेंगे। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ओके, तो अल्फा होगा क्या, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। अल्फा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, कितना मोल रिएक्टेंट का डिसोसिएट हुआ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली प्रेजेंट। इनिशियली कितना मोल रिएक्टेंट प्रेजेंट था। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल इनिशियली प्रेजेंट। ओके, अभी इसका नोट हम लिखेंगे। देखो नोट क्या है इसका, इसका नोट है ये इंपॉर्टेंट नोट क्या, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। जब डिसोसिएशन का परसेंटेज हमको निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, तब परसेंट डिसोसिएशन हमको कैलकुलेट करने को मिलेगा। ठीक है, हाँ। अभी देखो कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे। कैसे हम कैलकुलेशन ऐसे, ऐसे को कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको हम आ जाएंगे। देखो तो यहाँ पे होता है क्या, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड। सपोज एक्स, एक्स मोल ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, इनिशियली कितना था, सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेर एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट और डिसोसिएट, पार्टिसिपेट, एंड सी इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो ये गया हमारा फॉर्मूला। अभी एक एग्जाम्पल करेंगे, कैसे कोई इक्वेशन दिया होगा वहां से कैसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा। तो मैं दे रहा हूं आपको 20 सेकंड, 20 सेकंड में कॉपी कर लो। 20 सेकंड के बाद इसका एग्जाम्पल में हम आएंगे। 20 सेकंड ले लो, लिख लो इसमें। ठीक है, अभी देखो एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल जब जब प्रॉब्लम दिया होगा, इक्वेशन दिया होगा, तो कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, या कोई भी अननोन, कोई भी अननोन, ठीक है, कोई भी अननोन टर्म है। तो एग्जाम्पल है क्या, अमोनिया। तो 2 मोल अमोनिया इज द रिएक्टेंट at equilibrium, it is the equilibrium between N2 plus 3H2। ठीक है, तो इनिशियली मीन्स T इज इक्वल टू 0, इट इज इनिशियल, जहां पे NH3 का कॉन्सेंट्रेशन है C। ठीक है, N2 गैस, हाइड्रोजन गैस अभी फॉर्म नहीं हुआ है, अभी हम इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं। इक्विलिब्रियम T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम। तो ये था कॉन्सेंट्रेशन फॉर 2 मोल। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में कितना होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस 2 मोल के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 1 मोल के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स है। सो 2 मोल के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2x। तो ये हो गया रिएक्टेंट का
कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद क्या हो गया, हमने बोला क्या, रिएक्टेंट जैसे डिसोसिएट करेगा प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करेगा। तो 2 मोल के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये हो गया। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 मोल है, तो 1 मोल के लिए उतना फॉर्म करेगा, तो 2 मोल के लिए 2x, 2 मोल के लिए 2x हो रहा है, तो 1 मोल के लिए कितना होगा x। तो 2 मोल के लिए 2x डिक्रीज कर रहा है, 1 मोल के लिए x इंक्रीज करेगा, 3 मोल के लिए कितना इंक्रीज करेगा, 3x। ये होगा इन टर्म्स ऑफ मोल। जहां पे यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू मोल डिसोसिएटेड। तो रिएक्टेंट डिसोसिएट किया, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट हमने प्रोडक्ट का भी मोल नंबर कैलकुलेट कर लिया। अभी कॉन्सेंट्रेशन का बात आएगा, कॉन्सेंट्रेशन, वही रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कितना होगा, इनिशियली टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी है। रिएक्टेंट का अभी कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, अभी रिएक्टेंट ओनली प्रेजेंट है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अभी जीरो। अभी एट इक्विलिब्रियम टी इज इक्वल टू टी इज इक्विलिब्रियम, तो क्या हो रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था सी, 1 मोल के लिए डिग्री, अच्छा 2 मोल के लिए हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं क्या, 2 मोल के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है सी, तो 2 मोल के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, सी इंटू अल्फा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो 2 मोल के लिए हम कंसीडर करें, 2 मोल के लिए अल्फा हो रहा है। ठीक है, तो 2 मोल के लिए अल्फा हो रहा है, तो यहाँ पे 2 मोल के लिए कितना होगा, सी इंटू अल्फा। अभी देखो यहाँ पे 1 मोल होगा, तो इसका जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा उसका इतना फॉर्मेशन होगा। तो N2 कितना फॉर्म करेगा, 2 मोल के लिए सी अल्फा, तो 1 मोल के लिए क्या होगा, सी अल्फा बाई टू। 3 मोल के लिए कितना होगा, 3 सी अल्फा बाई टू। ठीक है, तो अभी तो ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट अभी। ठीक है, तो अभी कैलकुलेट कैसे करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट इनिशियली प्रेजेंट। तो कितना डिसोसिएशन होगा, तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन टोटल कितना हो गया, इतना, इसको हम ऐड करेंगे, तो सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा बाई टू प्लस 3 सी अल्फा बाई टू। ये था मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ना टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय इनिशियली प्रेजेंट कितना था, सी माइनस सी अल्फा, सॉरी इनिशियली कितना प्रेजेंट था, सी ऑलरेडी। ठीक है, तो ऐसे हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। तो एक प्रॉब्लम करेंगे तो अच्छी तरह से हमको मालूम पड़ जाएगा तो क्या एक्चुअली हुआ है। ठीक है, देखो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अभी देखो एक प्रॉब्लम है, देखो एक प्रॉब्लम दिया हुआ है क्या, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करेगा, वाटर वेपर मिलेगा, इस रिएक्शन डेल एच जीरो आर, मतलब एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन -483.64 किलो जूल। ठीक है, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। तो 1 मोल के लिए एंथैल्पी चेंज कितना होगा। चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमको पहले रिएक्शन को देखना है, रिएक्शन में कितना है देखो, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, तो व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल वाटर। अभी क्वेश्चन क्या हुआ है क्या, 1 मोल वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो कितना हीट जनरेट होगा। तो इस रिएक्शन को हमको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर का डिसोसिएशन, वाटर यहाँ पे वेपर है, हमको मिलेगा 2 हाइड्रोजन गैस 2 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है, क्या डिकम्पोजिशन 1 मोल। अभी देखो वाटर मॉलिक्यूल जब फॉर्म हो रहा है, वो वाटर वेपर जब फॉर्म हो रहा है तब हीट रिलीज हुआ,
तो इसका रिवर्स रिएक्शन मतलब वाटर और वाटर वेपर का डिकम्पोजिशन जब हो रहा है, तब एंथैल्पी चेंज कितना होगा? एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा, तो पॉजिटिव 483.64 किलो जूल। ये था 2 मोल। 2 मोल वाटर के लिए इतना डिकम्पोजिशन हो रहा था। 1 मोल के लिए कितना होगा? तो डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 2। तो इसको, इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? H2O। तो 1 मोल वाटर वेपर, इसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? 1 मोल हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन गैस। तो एनर्जी टर्म भी डिसोसिएट, 2 से डिवाइड होगा। तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कितना होगा? ΔH0R। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 483.64 किलो जूल बाई 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया हमारा? 241 प्लस 241 प्लस 241.82 किलो जूल, ये आएगा। देखो, जो डेटा हमारे पास दिया हुआ है उससे बेसिस करके हमने ये कैलकुलेट कर दिया क्या। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन, ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन 2 आएगा, 241+82 किलो जूल। तो हमारा ऑप्शन है, आंसर है 241.82 किलो जूल। ये हो गया हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं प्रॉब्लम को बता रहा हूँ। ये प्रॉब्लम तुम्हारा टास्क है, होमवर्क। क्या हुआ क्वेश्चन में? क्या है? एट स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 273 केल्विन, 180 एम प्रेशर, द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन कर रहे, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, ब्रोमीन गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड वो भी गैसियस फॉर्म में मिल रहा है, इसलिए ये माइनस साइन, मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्या? H2 और Br2 का बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो HBr फॉर्म होगा उसका बॉन्ड एनर्जी कितना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 368 किलो जूल पर मोल, 736 किलो जूल पर मोल, 518 किलो जूल पर मोल, 259 किलो जूल पर मोल। ये तुम्हारा होम टास्क है, नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2। मतलब X2 मॉलिक्यूल को बॉन्ड डिसोसिएशन Y2 मॉलिक्यूल और जो फॉर्म कर रहा है XY, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का रेशियो है 1:0.5:1। यहाँ पे बोला गया क्या है? डेल एच, एंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XY -200। मतलब XY को फॉर्म जब करेंगे तो -200 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा, इसलिए नेगेटिव साइन। भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो हमको क्या है? XY फॉर्म किया हुआ है, 1 मोल XY। ठीक है, अभी देखो रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे, देखो X2, X2 जब रिएक्शन करेगा Y2 के साथ, तब हमको क्या मिलेगा? 2XY। बट क्वेश्चन में है क्या? 1 मोल XY। तो 1 मोल के लिए हमको इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हो जाएगा क्या? हाफ X2 प्लस हाफ Y2 एरो XY। तो यहाँ पे XY 1 मोल मिल गया। तो ये XY जब फॉर्म कर रहे हैं तो एनर्जी कितना रिलीज हो गया? डेल एच रिएक्शन कितना? -200 किलो जूल पर मोल ये रिलीज हो गया। ठीक है, ऐसा है। अभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे क्या कॉन्डक्ट करेंगे? तो एंथैल्पी डेल एच, एफ मतलब फॉर्मेशन, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सब्सट्रैक्ट करके हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, अभी रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है? तो ये था 1 मोल के लिए, तो हाफ मोल के लिए कितना होगा? तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, कैसा वैल्यू? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है? XY।
जिसका एनर्जी कितना है? अच्छा, तो यहाँ पे हाफ मोल हमने लिया रिएक्टेंट, हाफ मोल, तो ये आ जाएगा क्या? हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, किसका? X2 का। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका? हाफ X2 का, प्लस बॉन्ड हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ किसका? Y2 का। ये हो गया रिएक्टेंट, माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? XY। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ XY, ये हो गया प्रोडक्ट। अभी जस्ट वैल्यू को अभी यहाँ पे बिठाना है, तो वैल्यू को जब यहाँ पे बिठाएंगे तो सब आ जाएगा। रेशियो कितना था? 1:0.5:1। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया कितना हुआ है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब एक्स वाई जब फॉर्म हो रहा है 1 मोल के लिए, तो एनर्जी -200 रिलीज होगा। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल एच कितना है? -200, ठीक है। यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाइड एम प्लस हाफ मल्टीप्लाइड विथ m/2। तो ये हो गया एडिशन, माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 मोल के लिए एम। ओके, तो ये था m/2 था, ये हो गया m/4, ये हो गया एम। तो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -200। तो यहाँ पे जब एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा? नीचे आएगा 4, ये आएगा क्या? 2m, ये आएगा क्या? m, और ये आ गया क्या? 4m। तो कैलकुलेट करके कितना मिलता है? माइनस, देखो, 2m+m, 3m मतलब -m/4। बोथ साइड से माइनस माइनस काट देंगे, तो एम कितना आएगा? एम आएगा 800। तो ये हो गया क्या? ये हो गया हमारा एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2, कोई भी एक का। तो X2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमको मिल गया कितना? 800 kJ/mol बाई सॉल्विंग बाई मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने के बाद हमको X2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमको मिल गया। अच्छा, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे एम हो गया, एक है यहाँ पे m/2 हो गया, एक यहाँ पे m/q हो गया। देखो मैं रिपीट करता हूँ, देखो यहाँ पे बोला गया क्या है? जब X2 Y2 और XY का एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कितना रेशियो था? 1:0.5:1, मतलब ये रिएक्टेंट का 1, ये रिएक्टेंट का 0.5, 0.5 मतलब हाफ। तो पहले से ये हाफ मॉलिक्यूल था, क्योंकि यहाँ पे हाफ X2 गया, हाफ X2 के लिए क्या था? रेशियो 1, प्लस हाफ Y2 के रेशियो कितना था? हाफ। तो ये हाफ, तो हाफ X2 हो गया, फिर हाफ Y2, तो हाफ है। Y2 के लिए प्रोपोर्शन कितना है? हाफ, इसीलिए m/2 बाई रिएक्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना हो गया? ओनली m, क्योंकि यहाँ पे कोई हाफ नहीं है। तो इसके बाद हमने एलसीएम कर दिया 4, ये हो गया क्या? 4/2 2, तो 2 से m को मल्टीप्लाई कर दिए तो 2m, ये 4 नीचे है, 4/4 1, 1 से m को मल्टीप्लाई कर दिया तो m हो गया, और ये माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया कितना? -m/4। तो बोथ साइड से माइनस माइनस काट दिए तो कितना हो गया? m = 800 kJ/mol, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। प्रॉब्लम में गिवन क्या है? हीट ऑफ कॉम्बशन ऑफ CO2, मतलब कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, CO2 फॉर्म करेगा, तब क्या होगा? हीट रिलीज होगा, कितना? डेल एच, आर मतलब रिएक्शन, कितना? -393.5 kJ।
ठीक है। तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, तो एक्सोथर्मिक। ठीक है। अभी क्या है, द हीट चेंज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन इज कितना। तो कार्बन, तो 35.2 ग्राम CO2 जब फॉर्म होता है फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन, उसके लिए जो हीट चेंज होता है वो कितना होगा। तो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। हमको क्या मालूम है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। कार्बन का मॉलिक्यूल एटॉमिक वेट 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16H फॉर वन एटॉम। टू एटॉम हो गया 16 इंटू टू, तो कितना होगा 44 ग्राम पर मोल। तो एक मोल का मास कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 44 ग्राम हो गया। ठीक है। तो हमको क्या फॉर्म करना है, 35.2 ग्राम। ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको बेसिस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो, एक मोल CO2 को फॉर्म करने के लिए इतना एनर्जी रिलीज होता है। तो वन मोल मतलब, तो वन मोल इक्वल टू 44 ग्राम ऑफ CO2, जिसको फॉर्म करने के लिए कितना एनर्जी रिलीज होता है, -393.5 किलो जूल, इतना एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है। तो इतना इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए कितना हीट चेंज होगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इजी न्यूमेरी मेथड, तो लिखेंगे 44 ग्राम ऑफ CO2 विद इन ब्रैकेट 1 मोल CO2। तो 44 ग्राम मोल CO2 इज फॉर्म्ड, तो इसमें कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है फॉर्म डेल एच आर इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल, 393.5 किलो जूल। ठीक है। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, अभी 35.2 ग्राम के लिए कितना होगा। तो ये -393.5 मल्टीप्लाइड विथ 35.2 डिवाइडेड बाई 44, तो कितना आएगा आफ्टर कैलकुलेशन। माइनस साइन तो यहाँ पे नहीं रहेगा, तो आएगा कितना, माइनस साइन यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि CO2 को हम फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा, हाँ माइनस साइन तो ऑब्वियसली रहेगा। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो कितना है, उतना है 393.5 मल्टीप्लाइड विथ 35.2 डिवाइडेड बाई 44। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 314.8 किलो जूल। तो ये, तो अप्रोक्सीमेटली ये 315 माइनस, तो ये किस ऑप्शन के साथ जा रहा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में हम देख रहे हैं क्या, -315 किलो जूल हीट रिलीज हो रहा है जब 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जब फॉर्म कर रहे हैं तो इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए कितना एनर्जी रिलीज होगा, इतना, अप्रोक्सीमेटली -315। ये हो गया। ये था नीट 2015 का एक केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। तो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या है, देखो क्या क्या एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc और Kp का क्या एप्लीकेशन है, और Kx मतलब इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। पहला एप्लीकेशन है क्या, रिएक्शन को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कितना दूर तक जाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना दूर तक जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना दूर तक आएगा। तो उसको हम कहेंगे क्या, प्रेडिक्शन, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, कितना दूर तक एक रिएक्शन जाएगा, वो प्रेडिक्शन हम विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कर सकते हैं। क्योंकि Kc का वैल्यू जितना होता है, सपोज देख लो Kc और K मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अभी देखो K का वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब क्या, K का वैल्यू बहुत ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अभी सपोज ले लो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है।
अभी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब रिएक्शन मूव टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, ये हम कह सकते हैं। ठीक है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जब लेस देन वन होता है मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब रिएक्शन इज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, देखो इसके अंदर नंबर ए तो लिखेंगे लार्जर वैल्यू ऑफ के पी और के सी larger than about 10 to the power 20, larger than about larger than about 10 to the power 3, इतना ज्यादा। तो ये क्या करेगा, फेवर द प्रोडक्ट स्ट्रांगली, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ये स्ट्रांगली डोमिनेट करेगा, फेवर्स द प्रोडक्ट स्ट्रांगली। ठीक है, फेवर द प्रोडक्ट स्ट्रांगली। इसके बाद पॉइंट नंबर टू, ये पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी में हम लिख सकते हैं क्या, फॉर इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट कोई बीच का वैल्यू, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, फॉर इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ के, ओके, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली कितना रेंज होगा, -10⁻³ से 10⁻³ तक, मतलब 10⁻³ से ज्यादा नहीं, 10⁻³ से कम नहीं। तब क्या होगा, तब क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेशंस of product and reactants are comparable। तो देखो, जब केपी और केसी का वैल्यू मोर देन 10⁻³ होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में फेवर करेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगा, रिएक्शन फेवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब जब देखेंगे देखेंगे क्या, के का वैल्यू इन बिटवीन 10⁻³ टू 10⁻+3, तो मतलब ये इक्वली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मतलब इक्विलिब्रियम को फेवर करेगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब इसका उल्टा हो गया, मतलब पॉइंट ए से उल्टा हो गया, पॉइंट ए से मतलब उल्टा हो गया, मतलब पॉइंट सी में जब बोलेंगे क्या, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ के सी, स्मॉल वैल्यू, तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, पॉइंट नंबर सी, स्मॉल वैल्यू ऑफ केपी और के सी विच इज स्मॉलर देन स्मॉलर देन 10⁻³ स्मॉलर देन अबाउट 10⁻³ तब क्या होगा, फेवर द रिएक्टेंट स्ट्रांगली, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फेवर द रिएक्टेंट स्ट्रांगली, मतलब रिएक्शन फेवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हम जब जानेंगे तो हम ये कंक्लूजन में आ सकते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिएक्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, इसको लिख लो। अभी इसके बाद देखो हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आएंगे जहां पे बहुत सारा चीज हमको पता चल जाएगा। देखो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, पहला वाला जो हमने लिखा था वही फिर से मैं लिख रहा हूं। देखो ये तो स्टेटमेंट था, वर्ड वर्ड वाला स्टेटमेंट था। अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब आएंगे तो के इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया,
प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अभी के इक्विलिब्रियम जब वेरी लार्ज होगा, वेरी लार्ज मतलब क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है किससे, कंपेयर टू रिएक्टेंट। ठीक है, फाइन। दूसरा बात क्या है, जब के इक्विलिब्रियम, ये फर्स्ट केस था, सेकेंड केस में क्या होगा, जो नंबर बी ने हमने बोला था, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ concentration of product and reactant are same, comparable, approximately equal। और नंबर सी, जब वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल मतलब रिएक्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इज मच मच मोर, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इज मच मच मोर लेसर देन रिएक्टेंट। ये थ्री कंडीशन हमको बोल दे रहा है इक्विलिब्रियम का वैल्यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट आएंगे क्या, प्रेडिक्ट का सेकेंड पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट का था, इक्विलिब्रियम का वैल्यू से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्या है, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में है प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। नंबर टू, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सो फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस वी नीड टू कैलकुलेट रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट को हम क्यू से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अभी देखो, तो रिएक्शन कोशेंट के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कंपेयर करेंगे, तो हमको इजीली हमको मिल सकता है कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो रिएक्शन कोशेंट क्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है और कंपेरेबल है। बट रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या इंडिकेट करता है, ओनली द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लिख सकते हैं क्या, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या इंडिकेट करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम क्या इंडिकेट करता है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो दोनों में ये डिफरेंस है। रिएक्शन कोएफिशिएंट मतलब एट एनी टाइम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो होगा वो हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और कोशिएंट मतलब कोई भी एक टाइम में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो को हम क्या कहेंगे, रिएक्शन कोशिएंट। ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिएक्शन कोशिएंट का डिफरेंस। स्टार्ट इन द फर्स्ट केस। देखो फर्स्ट केस में क्या हो गया, फर्स्ट केस, जब फर्स्ट केस में क्या होता है, देखो जब, जब रिएक्शन कोशेंट इज लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
ये था फर्स्ट केस। इफ रिएक्शन कोशिएंट इज लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कब, तब क्या होगा? मतलब रिएक्शन कोशिएंट मतलब क्या है? रिएक्शन कोशिएंट मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये है। अभी रिएक्शन कोशिएंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज लेस देन के इक्विलिब्रियम। मतलब ये हो गया, Q increases when product concentration increases। देखो, Q इज ओनली द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। अभी Q का वैल्यू कब इंक्रीज करेगा? जब प्रोडक्ट इज मच मोर ग्रेटर देन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का वैल्यू रिएक्टेंट के वैल्यू से ज्यादा होगा, तो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, तब Q का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो व्हेन P डिक्रीजेस एंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, P इंक्रीजेस एंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो इसमें क्या होता है, जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिएक्शन विल मूव इन रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। केस टू, जब रिएक्शन कोशेंट जब रिएक्शन कोशेंट क्यू इज ग्रेटर देन की क्यू। देखो, यहाँ पे रिएक्शन कोशेंट क्यू का वैल्यू के क्यूब से ज्यादा है। फिर हम बोलेंगे क्यू क्या है? क्यू हो गया रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम। कब होगा? जब हम देखेंगे क्या, सो क्यू इज द रिएक्शन कोशेंट इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब होगा तब क्या होगा? हम देखेंगे क्या, क्यू का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। क्यू, क्योंकि क्यू इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जब डिक्रीज करेगा तब क्या होगा? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो ये कंडीशन क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। ये कब होता है? जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, मतलब प्रोडक्ट ग्रेजुअली बिकम रिएक्टेंट। ये होता है जब, तब होता है क्या, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है क्या, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और थर्ड कंडीशन क्या है? जब इक्वल रिएक्शन कोशेंट और क्यू जब इक्वल हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? केस थ्री, क्यू इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। मतलब ये क्या हो गया? रिएक्शन रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। ये हो गया हमारा थ्री केस। विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन कोसेंट हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सी दैट सल्फर एलिमेंट्री मॉलिक्यूल का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 ग्राम। ठीक है, विच इज इन इक्विलिब्रियम, विच इज वेपर। तो यहाँ पे बोला गया है क्या, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 180 एम्परेचर, 273 केल्विन। यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिड का कितना होगा? तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे पहले। सल्फर एसिड सॉलिड स्टेट में है, इसका इक्विलिब्रियम किसके साथ है? सल्फर व्हेन इन वेपर, गैसियस स्टेट में। ठीक है। अभी देखो एसिड सल्फर, तो ये जब गैसियस स्टेट में जाएगा तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट 8 हो जाएगा, किंतु एसिड मतलब 8 सल्फर एटॉम, तो वेपर सेट में 8s। ठीक है। अभी देखो इनिशियल टेम्परेचर टाइम टी इज इक्वल टू 0। इनिशियली यहाँ पे बोला गया है क्या,
हमको मोल नंबर को निकालना है। तो मोल नंबर को निकालने के लिए हमको एक इक्वेशन चाहिए। वो इक्वेशन को हमको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया क्या है, 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर। तो इसका मोल नंबर निकालना पड़ेगा, राफ में कैलकुलेशन करेंगे। तो मोल नंबर ऑफ A8 विल भी क्या हो गया, गिवन मास कितना है 2.56 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना है, सल्फर का एटॉमिक मास 32, 8 एटॉम है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.56 ग्राम, इट विल बी 8 इंटू 216, 256 ग्राम पर मोल। इसको काटेंगे, नीचे में 100 आ जाएगा। 256 मतलब 1/100, 1/100 मतलब 10⁻⁻² मोल। तो ये हो गया A8 का मोल नंबर। तो इनिशियली A8 का मोल नंबर कितना है, 10⁻²। तो तब इनिशियली तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, तो हाइफन। अभी T इज टू टी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का टाइम में मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो 1 मोल के लिए इनिशियली इसका मोल नंबर 10⁻² था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा फॉर 1 मोल, ये इनिशियली प्रेजेंट था। अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, इनिशियल मोल नंबर इंटू अल्फा। तो इनिशियल मोल नंबर 10⁻² इल्वू अल्फा। तो ये 1 मोल के लिए हो गया डिसोसिएशन। तो रेसिडुअल पार्ट इनिशियल माइनस डिसोसिएशन, दैट इज द अमाउंट एज इक्विलिब्रियम। ठीक है। अभी 1 मोल के लिए इतना डिसोसिएशन हुआ, तो प्रोडक्ट कितना है, 8 मोल है। तो 1 मोल के लिए सल्फर फॉर्म करेगा 10⁻²। तो 8 मोल के लिए कितना होगा, 8 इंटू 10⁻² इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके। तो ये मोल नंबर है NS, ये मोल नंबर है। अभी इसको यूज करेंगे, हमको क्या निकालना है, फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड। इसका वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया क्या, ये मोल नंबर है। अभी देखो कंडीशन कितना दिया हुआ है, 1 atm 273। तो वो इस कंडीशन में मोल नंबर कितना है, इसको निकालना पड़ेगा। तो मैं जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। ठीक है। अभी देखो, तो आइडियल कंडीशन क्या है, टेम्परेचर 273 केल्विन, व्हेन सल्फर बिकम वेपर, प्रेशर इज 1 atm। ओके। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम बोला गया है कितना, वॉल्यूम दिया हुआ है 960 ml। ये कब हो गया, जब सॉलिड सल्फर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू NRT। यहां से हमको मोल नंबर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो मोल नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर हो गया 1 atm, वॉल्यूम हो गया 960 ml, ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो गया क्या, 960 इंटू 10⁻³ मोल नंबर को खोजना है। R इज इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है 0.08, टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। तो अभी एन जो है, ये है एन एस मोल नंबर ऑफ द सॉलिड सब्स्टिट्यूएंट जो गैस में कन्वर्ट होगा। तो NS इक्वल टू हो गया, नीचे 0.08 इंटू 273, ऊपर में 960 इंटू 10⁻³ तो ये कैलकुलेट करके हमको आएगा क्या, 0.044। तो ये मोल नंबर इज इक्वल टू जो हमने कैलकुलेट किया उसके साथ इक्वल हो। तो हम लिख सकते हैं बाई द प्रॉब्लम और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ये 0.044 इज इक्वल टू हो गया कितना, अभी हमने जो कैलकुलेट किया उसके साथ इक्वल हो जाएगा
8 इंटू 10⁻⁻² अल्फा। तो कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा हो जाएगा कितना, अल्फा हो जाएगा, नीचे चला आएगा 8 इंटू 10⁻², ऊपर में 0.044। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे जाएगा तो 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई होगा, ये पॉइंट यहाँ पे जाएगा तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10⁻²से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा कितना, 4.4 डिवाइडेड बाई 8। ये 10⁻², और नीचे 10⁻², ऊपर में चला गया प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। 4.4 डिवाइडेड बाई 8 अप्रोक्सीमेटली आएगा क्या, 0.54। तो इतना ग्राम, भाई इतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया कितना, 0.54। ये हो गया हमारा अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इतना बड़ा है, ये न्यूमेरिकल था। यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन ही होगा, कैसे होगा मैं बोल रहा हूँ, देखो अभी रिएक्शन हो गया क्या, ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी, ठीक है। अभी देखो इनिशियली मतलब टाइम टी इज इक्वल टू 0, जहां पे ओनली रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। तो सपोज यहाँ पे मोल नंबर ऑफ ए इज ए, और बी का भी ए, और कॉन्सेंट्रेशन सपोज पकड़ लो, तो प्रोडक्ट अभी तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। अभी देखो तो एट टाइम, तो टी इज इक्वल टू 0, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ए हमने पकड़ लिया, प्रोडक्ट अभी तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम जा रहा है, मतलब टी थोड़ा सा सपोज लो, सपोज 5 मिनट्स, तो क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। अभी रिएक्शन क्वोशेंट मतलब क्या, कोई भी एक टाइम में रिएक्ट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो। तो अभी देखो एट टी इज इक्वल टू 0 इनिशियली, तो रिएक्शन क्वोशेंट क्या है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है, सी डी। अभी देखो एट इनिशियली ये तो फॉर्म नहीं हुआ है, तो ये टू दी पावर जीरो फॉर्म नहीं हुआ है, बट ए का कॉन्सेंट्रेशन है, बी का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अभी देखो ये तो 0 0 होगा क्योंकि ये फॉर्म नहीं हुआ है। अभी देखो, अभी न्यूमरेटर सपोज 0 होगा और डिनोमिनेटर का कुछ वैल्यू रहेगा, तो रेशियो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर अभी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, डिनोमिनेटर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, तो न्यूमरेटर कुछ नहीं है और डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू है, तो नथिंग बाई समथिंग इज ऑलवेज 0। तो हम देख रहे हैं क्या, इनिशियली इनिशियली रिएक्शन क्वोशेंट का वैल्यू कितना हो गया, 0। ये ऑप्शन ए को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अभी देखो रिएक्शन जस्ट शुरू हो गया, टी इज इक्वल टू टी जस्ट, मतलब रिएक्शन जस्ट शुरू होगा। रिएक्शन जब शुरू होता है तब हम क्या कह सकते हैं, देखो रिएक्शन क्वोशेंट अगेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अभी देखो रिएक्शन जब शुरू हो रहा है तो क्या होता है, रिएक्शन जब शुरू होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और बी, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है ग्रेजुअली, ठीक है। और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सी और डी, इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, ठीक है। अभी देखो जब जितना टाइम जाएगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। अभी देखो रिएक्शन क्वोशेंट किसका रेशियो है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अभी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज करेगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, मतलब रिएक्शन क्वोशेंट क्या होगा, विथ टाइम इंक्रीज करेगा। क्योंकि देखो क्यू वेरी लो वैल्यू, क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ठीक है। अभी क्यूसी कब इंक्रीज करेगा, क्यू कब इंक्रीज करेगा, जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो जितना टाइम जाएगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। अभी प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट क्वोशेंट का वैल्यू भी ज्यादा होगा, तो रिएक्शन क्वोशेंट क्यू इंक्रीजेस विथ टाइम। इसीलिए यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी,
इनिशियली जीरो है, बट जितना टाइम जाएगा उतना क्या होगा, इंक्रीजेस विथ टाइम। बट ये ये इस क्वेश्चन को देखोगे तो इनिशियल स्टेज मतलब इनिशियली, तो इनिशियली मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम के पहुंचने से पहले। तो इनिशियली क्या है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। बट जितना टाइम जाएगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। मतलब जितना टाइम जाएगा रिएक्शन कोशेंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। बट इनिशियली क्या है, जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, ओनली रिएक्टेंट है। तो नथिंग बाई समथिंग इज ऑलवेज जीरो। सो हमारे पास दो ऑप्शन है। The equilibrium constant in terms of pressure Kp1, Kp2 for the reaction, X reversible 2y, that is Kp1, Z reversible P plus Q, that is Kp2 respectively, और in the ratio, कितना रेशियो है, Kp1 और Kp2 का रेशियो कितना है, 1:9। अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है दो रिएक्शन का, एक्स एंड जेड, एंड एक्स एंड जेड भी इक्वल। अभी एक्स एंड जेड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब इक्वल होगा तब रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर, इक्विलिब्रियम में प्रेशर का रेशियो कितना होगा, ये हमारा होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे एक नया प्रॉब्लम को लेके। उसके बाद हम अभी करेंगे क्या, आज का नया टॉपिक ला सर्टेलियर प्रिंसिपल, इसको करेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तुम लोगों ने लिख लिया है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे ला सर्टेलियर प्रिंसिपल। ये है केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक। केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा तो आयोनिक इक्विलिब्रियम हम शुरू करेंगे। ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा तो हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो भी टाइम है उसको प्रॉपरली तुमको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ला सर्टेलियर प्रिंसिपल लिखेंगे। ला, इट इज फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन, ला सर्टेलियर प्रिंसिपल। Some people used to say it's La Chatelier, but it is La Chatelier principle, La Chatelier principle. Okay, what is the statement? Statement, see that मैं छोटे में बता रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ उसके बाद बोल रहा हूँ। चेंजेस सर। in changes, La Chatelier principle, changes in concentration, comma pressure and volume and temperature, ये जो वेरिएबल, इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, में disturb the balance. What is balance? Means may disturb the equilibrium. Balance mean equilibrium. Equilibrium को change in concentration, change in pressure, change in volume, change in temperature इफेक्ट कर सकता है। मतलब ये concentration, pressure, volume और temperature को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। Sometime it will become forward reaction, sometime it will become backward reaction. तो may disturb the balance and shift the equilibrium position. ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है इक्विलिब्रियम चेंज होके, या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। तो लास्ट अटेलियर ने क्या बोला, ये जो चार पैरामीटर है ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है, तो इक्विलिब्रियम समटाइम मूव इन बैकवर्ड और बैक फॉरवर्ड। तो ये टर्म को, ये जो फोर पैरामीटर है इसको हम ऐसे चेंज करेंगे क्या इक्विलिब्रियम रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इसीलिए लास्ट अटेरियल प्रिंसिपल, सो हम बोल सकते हैं द इट इज इट इज यूज टू इट इज हेल्प्स अस इट इज एक्चुअली इट इज helps us to predict
It is helps us to predict the direction in which an equilibrium reaction will move when a change in concentration, pressure, volume और टेम्परेचर ऑकर्स। ये फर्स्ट पॉइंट था। तो बोल सकते हैं क्या, जब जब कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होगा या प्रेशर का चेंज होगा या वॉल्यूम का चेंज होगा या टेम्परेचर का चेंज होगा, तब इक्विलिब्रियम कौन सा डायरेक्शन में जाता है, ये लास्ट-एटलियर प्रिंसिपल हमको प्रेडिक्ट करने के, इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल मूव। ये हमको हेल्प करता है लास्ट एटलियर प्रिंसिपल, जब ये चार पैरामीटर चेंज होता है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट था लास्ट एटलियर प्रिंसिपल का। और एक स्टेटमेंट भी हम कह सकते हैं, देखो व्हाट इज दैट। इट स्टेट इट स्टेट दैट if an external if an external stress is applied if an external stress is applied, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, to a system at equilibrium, then system adjust in such a way that the stress is partially offset। पहले लिख लो, मैं 20 सेकेंड देख रहा हूँ, 15 सेकेंड, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये स्टेट वन के साथ ये स्टेटमेंट टू का क्या रिलेशन है। देखो, देखो हमने क्या बोला, हमने बोला क्या, कॉन्सेंट्रेशन का जब चेंज होगा या प्रेशर का चेंज होगा या वॉल्यूम का चेंज होगा या टेम्परेचर का चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो हम क्या करेंगे, तब यहाँ पे बोला गया है क्या, कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाइड करेंगे तो क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है, तब रिएक्शन कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके वो जो स्ट्रेस को है उसको नालिफाइड कर देते, कैंसिल कर देते। मतलब लास्ट एटियल बोल रहा है कि ये जो चार पैरामीटर है इसको चेंज होने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। तो उस डिस्टर्ब को मिनिमाइज कैसे करेंगे, रिएक्शन कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद जो जो स्ट्रेस है इस पार्शियली ऑफसेट, मतलब उसको कैंसिल कर देता है, फिर से हम इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। मतलब वो स्ट्रेस जब अप्लाई होता है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, तब आइदर रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन इक्विलिब्रियम इज अगेन अटेन्ड। इट इज द सेकंड स्टेटमेंट। अभी हम थर्ड स्टेट में आएंगे। थर्ड स्टेटमेंट में वो भी लास्ट एटिलियर प्रिंसिपल का ही स्टेटमेंट है, उसको घुमा के ऐसा बोला गया है क्या, थर्ड स्टेटमेंट, इफ एन
if an equilibrium if an equilibrium is subjected to change in concentration, pressure, temperature, volume, etc., then reaction shift in such direction so that there is negligible effect on change. सो वही स्टेटमेंट हम दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं क्या? इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टिव टू चेंज। इक्विलिब्रियम कब चेंज होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज होगा। तो इसके चेंज होने से रिएक्शन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, जिसके बाद क्या होगा? जो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा वो नेग्लिजिबल हो जाता है, जीरो हो जाता है। फिर से हम इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट का मीनिंग है। ठीक है। इसके बाद फैक्टर्स फैक्टर्स इफेक्ट बाय लास्ट अटेलियर प्रिंसिपल। और फैक्टर का नाम हम बोलेंगे अभी। सो लास्ट अटेलियर प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। क्या क्या फैक्टर है? इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दूसरा क्या है? दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तीसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। चौथा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर गैस। मतलब कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। सिमिलरली टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है। प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज होने से इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है। सिमिलरली एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एंड एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस होने से भी इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है। तो पहला वाला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इसको हेडिंग दे दो, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और इसको अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद कोई एक रिएक्शन को कंसीडर करेंगे। कैसा वाला? ये हो गया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली व्हेन रिएक्टेंट मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमको क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तब हमको क्या मिलेगा? रिएक्टेंट। तो ऐसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। अभी देखो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो फिक्स्ड है, के इक्विलिब्रियम ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड, इसका वैल्यू फिक्स्ड है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो कब? एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम तो एट इक्विलिब्रियम इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अच्छा, इसके साथ रिएक्शन कोशेंट क्यू है। रिएक्शन कोशेंट क्यू मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो कोई भी टाइम में, नॉट इक्विलिब्रियम, एट एनी टाइम। ये हमको मालूम है, कुछ देर पहले हमने लिखा एट एनी टाइम। एट एनी टाइम। ओके। अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से क्या चेंज हो सकता है? सपोज सपोज इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन, सपोज ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे, तब क्या होगा? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे। अभी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? तो लिखेंगे इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेस, तो क्या होगा? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा
तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा ऑब्वियसली, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कब इंक्रीज करेगा, जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, तभी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो लीव रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑब्वियसली डिक्रीजेस। मतलब अभी तो मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से रिएक्शन जा रहा है कब, जब हम देख रहे हैं इफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजेस प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे इसको, तब मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन जा रहा है उसको इक्विलिब्रियम को आने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, देन रिएक्शन shifts forward to maintain equilibrium, to maintain equilibrium। अब इसका उल्टा होगा तो क्या होगा, इसका उल्टा होगा तो क्या होगा, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज मतलब क्या, इक्विलिब्रियम कोशिएंट डिक्रीज कर रहा है। तो इसका उल्टा होगा तो क्या होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, इसके अंदर नंबर बी, ये नंबर ये था नंबर बी, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। तो रिएक्शन कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसको इक्विलिब्रियम को आने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसको इक्विलिब्रियम के आने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये कब होता है, जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इक्विलिब्रियम को अटेंड करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक उल्टा, जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन सॉरी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, ये कब होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। तो ये वन साइडेड रिएक्शन हो गया। इसको इक्विलिब्रियम के लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेलना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे रिएक्शन शिफ्ट्स बैकवर्ड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। तो ये कॉन्सेंट्रेशन का चेंज प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के होने से इक्विलिब्रियम इफेक्ट होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, रिएक्शन शिफ्ट्स बैकवर्ड्स। ओके, तो ऐसा होने से क्या होता है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होता और इक्विलिब्रियम में आने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ये था इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अभी नेक्स्ट फैक्टर में हम आएंगे। तो ये हो गया PCl5 गैस, इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या रहा है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में PCl5 डिसोसिएट होके PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस हमको मिल रहा है। फिर से PCl3 और Cl2 कंबाइन करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हमको PCl5 मिलेगा। ठीक है, अभी देखो रिएक्शन कैन बी शिफ्टेड टू फॉरवर्ड साइड, कैसे होता सकता है, देखो एक क्वेश्चन आता है, हाउ द रिएक्शन शिफ्टेड टुवर्ड्स फॉरवर्ड साइड। तो रिएक्शन कैन बी शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, कैसे, कैसे होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएगा, देखो अभी इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जब प्रोडक्ट से ज्यादा होगा, रिएक्शन कहां से कहां जाता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो पहला पॉइंट कैसे होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाई इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट से ज्यादा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा टू लोअर इट्स कॉन्सेंट्रेशन। और एक चीज क्या है,
अभी PCl5 से हमको क्या मिल रहा है, PCl3 और Cl2। तो और एक चीज है, PCl3 और Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करवा देंगे तो क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन में जाता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। तो दूसरा पॉइंट है, बाई डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2, तब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसको लिख लो। तो देखो, आज हमने अप टू लास्ट एटलियर प्रिंसिपल को डिस्कस किया, थोड़ा सा और बाकी है। इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेंजीन क्लास में। बेंजीन को अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट and like the button and share it. Okay, thank you so much. Good night.